गुड मॉर्निंग बच्चों। गत कक्षा में मैंने आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद बतलाया था। आज मैं उन भेदों के प्रभेद पर विचार करेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बच्चों, तो शब्दालंकार के अंतर्गत मैं आपको बतला दूं कि अनुप्रास अलंकार आता है और अनुप्रास अलंकार में शब्द अलग अलग आएंगे, लेकिन उनका जो पहला वर्ण होगा वह एक जैसा होगा। जहाँ पर एक जैसे वर्ण होते हैं उस स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल, कानन, कुंडल, मोर, पखा। यहाँ पर देखिए कल, कानन और कुंडल शब्द में प्रथमतः क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः इस स्थिति में यह अलंकार अनुप्रास हुआ। दूसरा है बच्चों यमक अलंकार। ठीक अनुप्रास अलंकार के तरह यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी, शब्दों की आवृत्ति होगी और इन शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कनक कनक तय 100 गुनी। यहाँ पर कनक कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक कनक शब्द को दोहराया गया है एक से अधिक बार। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ हुआ सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ हुआ धतुरा। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। दूसरी बात है बच्चों, इस शब्दालंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार आता है। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्दों से बना है और जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि सटा हुआ, चिपकना। इस अलंकार में एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं, यानी कि अनेकार्थक शब्द की तरह। अतः जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हों तो उस स्थिति में श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ पर मधुबन और कलियां इनके अलग अलग अर्थ हैं। मधुबन का मतलब यहाँ बाग बगीचा से है, मधुबन का मतलब संसार से है। और कलियां यहाँ पर एक यौवन काल में प्रस्तुत किया गया एक अवस्था की बात करता है, उस अवस्था को दर्शाता है, यानी यौवन काल को दर्शाता है। और दूसरा अर्थ है वह कली जो अभी पूर्ण रूप से खिली नहीं है। तो बच्चों इस स्थिति में यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। अब आइए अर्थालंकार के अंतर्गत। तो अर्थालंकार के अंतर्गत में आपका सबसे पहले उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार में हम उपमान यानी विशेष वस्तु के साथ उपमेय अर्थात साधारण वस्तु की जब हम तुलना करते हैं गुण और के आधार पर तो उस स्थिति में उपमा अलंकार होता है। बच्चों जैसे चंद्र सा सुंदर मुख, यहाँ चंद्रमा जो है वह उपमान है और मुख जो है वह उपमेय है अर्थात साधारण वस्तु है। तो इस उपमेय की तुलना हम उपमान से कर रहे हैं, यानी कि मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जहां पर उभर करके आती हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। बच्चों इसके बाद में फिर आ जाता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम देखते हैं कि यहाँ पर गुणों की अत्यंत समानता, अत्यंत करीबी समानता होने के कारण उपमेय यानी साधारण वस्तु में और उपमान को यानी विशेष वस्तु को एक कर प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे बच्चों आए महंत बसंत, यहाँ पर वसंत को एक महंत के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि वसंत रूपी महंत। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ बच्चों
अब आइए रूपक के अलावे उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, और इस स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हंसते हंसते चल देते हैं, लेत जनु छीने, मानो भास्वर भाव वही हो कविताओं के। तो यहाँ पर मानो शब्द यानी कि आपको मैं बतला दूं कि इसमें वाचक मानो आता है और इसमें उपमान में उपमेय की संभावना प्रस्तुत की जाती है। तो बच्चों ये वह उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा वह अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि जहाँ किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ा कर करके वर्णन किया जाता है, किसी व्यक्ति या किसी स्थिति का, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी की वीरता का वर्णन कहीं बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। तो इन सब अलंकारों में आपको अर्थ के माध्यम से समझना पड़ेगा, तभी आप अतिशयोक्ति अलंकार या अन्योक्ति अलंकार स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद में फिर है अन्योक्ति अलंकार की बात मैंने की। यहाँ पर जहाँ पर सामान्य कथन के माध्यम से तीसरी उक्ति प्रस्तुत की जाए, जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुफिरी घटे, बरु समूल कुमिला। यहाँ पर कवि बिहारी लाल ये कहना चाहते हैं कि वक्त या समय एक जैसा नहीं होता है। धन आने पर व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए, और नहीं तो फिर एक कमल की तरह जो समूल रूप में नष्ट हो जाता है पानी के अभाव में या तालाब में पानी सूख जाने के कारण, उसी तरह से अहंकार आने पर व्यक्ति को समूल नाश हो जाता है। अगला अलंकार है बच्चों मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर प्रकृति आदि जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोपण किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम देखेंगे उस कविता की पंक्ति में जहाँ पर कुछ जड़ पदार्थों पर या प्रकृति के कुछ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का स्पष्टीकरण होता है, तो उस स्थिति में मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों ये हुआ अलंकार जो शब्द अलंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत प्रभेद के रूप में आते हैं। मैंने सामान्यतः बताया, और जब क्लास होगा तो मैं इसे डिटेल में यानी कि विस्तार में समझाकर बतलाऊंगा। तब तक आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसे आप कॉपी पर लिखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।